हेलो स्टूडेंट, ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ और अब हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8। तो इस लेक्चर नंबर 8 में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6 कवर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.6। ठीक, सो जो क्वेश्चन नंबर 1.6 है ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। सो ये डिपेंडेंसी रखता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे। ठीक, अगर आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रखा है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसकी वेक्टर फॉर्म अगर बहुत अच्छे से समझ रखी है तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं समझा है तो मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक, तो वो क्वेश्चन क्या है देखो ज़रा ध्यान से। मान लो हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ये। ठीक, एक इक्विलेटर ट्राइंगल ये गिवन है। ठीक, हर किसी की साइड एल है, ये साइड एल है, ये भी साइड एल होगी, ये भी साइड एल होगी। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसे, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि इन सब पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है वो रख रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का, इस इक्विलेटर ट्राइंगल का जो भी सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का जहाँ पर ये चीज़ यहाँ से बाइसेक्टर और इस एंगल से बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं कोई एक चार्ज रख दूँ प्लस क्यू तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा आपको ये पता करना है। ठीक, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस से सराउंडेड है ये चार्ज, है ना। तो इसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालनी है इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो ये कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो पहला देखते हैं ए वाला पार्ट। ठीक, ये जो ए पॉइंट पे चार्ज है ये इसको कहाँ रिपेल करेगा, डेफिनेटली नीचे ऐसे कुछ रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्स एफ ए। ठीक है, ये वाला जो बी वाला पॉइंट है ये इसको कहाँ रिपेल कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो इसको कहाँ रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन। तो ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारा फोर्स एफ बी और ये हो गया फोर्स एफ सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक, और ये डिस्टेंस चाहिए। ये देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकाले कैसे, देखो बहुत ईजी है इस डिस्टेंस को निकालना। ठीक, कैसे करेंगे, मान लो ये एंगल कितने का है हमारे पास 60। ठीक, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो 60 60 60 का एंगल है, तो 60 का बाइसेक्टर है ये लाइन। तो अगर ये 60 होगा तो ये कितने का एंगल हो गया 30 का। ठीक, तो अगर मैं, अच्छा, और यहाँ से जो ए से बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा है तो देखो ये इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये लेंथ कितने की होगी, ये लेंथ होगी एल की। अगर ये पूरी लेंथ L/2 की, अगर ये पूरी लेंथ एल की है तो। ठीक, तो हमारे पास एक ऐसे करके डायग्राम बनेगा। ये देखो ऐसे करके एक डायग्राम बन रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, अच्छा, ये एंगल कितना है 30 का। ये क्या चीज़ है, ये है L/2। ठीक है, और ये हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है ये इतनी। ठीक, तभी तो ये चीज़ आ पाएगी यहाँ से। तो क्या लगाएंगे इसमें, हम cos थीटा लगा देते हैं। ठीक, तो cos 30, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक, बेस कितना गिवन है इस ट्राइंगल में, L/2। ठीक, और हाइपोटेनस निकालना है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा L/√3। ये देखो, मतलब ये जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी L/√3। ये वाली लेंथ कितनी होगी L/√3, और ये वाली लेंथ कितनी होगी L/√3। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, लेकिन चलो पहले एफ ए एफ बी एफ सी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो एफ ए अगर मैं निकालना चाहूँगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। ठीक, क्यू क्यू और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, मतलब L/√3 का स्क्वायर।
तो बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एल स्क्वायर बाय 3। ठीक, अच्छा इस 3 को ऊपर भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, थ्राइस ऑफ क्यू क्यू एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एफ ए। ठीक है, ये हमारा एफ ए पार्ट आ चुका है, ये वाला। ठीक, अब एफ ए हमने निकाल लिया, तो अब हमें एफ बी भी निकालना पड़ेगा। एफ बी मतलब इसके और इसके बीच का फोर्स। तो देखो लेंथ तो सेम है, जो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो फोर्स का फॉर्मूला यही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एफ बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सेम चीज़ है ये, तो इसका आंसर भी यही आएगा एल स्क्वायर। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं कहूँ एफ सी बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे एफ सी भी तो यही आएगा। ठीक, ये देखो इसके और इसके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और डिस्टेंस वही है जो इन दोनों के बीच थी, और चार्ज भी वही है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 बाय एल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों फोर्स से मुझे क्या पता चल रहा है, इन तीनों इक्वेशन से, कि भाई एफ ए, एफ बी और एफ सी, ठीक, तीनों के तीनों इक्वल हैं, और मान लो ये एफ के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये जो 3 एरो है ना, इनको मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ। ये देखो ऐसे करके बना रहा हूँ, ये देखो, एक एरो ये रहा एफ, ठीक, एक एरो ये रहा एफ, और एक एरो ये रहा एफ। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, ये बताओ कितने का होगा, 360 का एंगल होगा। ठीक, ये पूरा एंगल मैं कह रहा हूँ कितने का होगा, 360 का। तो ये एक एंगल कितने का होगा, तो देख लो यहाँ कितने एंगल में डिवाइड है, कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड है, 1, 2 और 3। ठीक, तो 360 डिवाइड हो गया 3 क्वाड्रेंट में, तो ये एक एंगल कितने का होगा, 120 का। ये एंगल कितने का होगा, 120 का। ठीक है, अब इस पर अगर एफ नेट निकालना है, तो इसके 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक, पहला तरीका तो यही है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। दूसरा तरीका है वेक्टर का यूज़ करके। तो वेक्टर का यूज़ करके जो तरीका है वही सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन हम इससे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे भी कैसे निकाला जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो ये जो 2 वेक्टर दिख रहे हैं ना, इनके बीच एंगल कितना है, 120। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ, तो बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा एफ स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरा एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 120। ठीक है, अब देखो कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60। ठीक, और ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का हो जाता है, तो ये लिख सकते हैं हम कॉस माइनस का कॉस 60, और कॉस 60 कितना होगा, -1/2। ठीक, तो कॉस 60 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ठीक, और ये -1/2। तो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ठीक, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ गया एफ स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली आंसर देगा एफ में। ठीक, मतलब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो आंसर इनके बीच में आएगा। ठीक, और वो कितना आएगा, एफ के इक्वली आएगा। तो अगर मैं डायग्राम अब बनाऊँ, यही डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, देखना ज़रा ध्यान से, ये फोर्स था और ये वाला फोर्स था। ठीक, ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व करा था, मतलब इसके बीच एंगल 1, इन दोनों को जब सॉल्व करा था, तो आंसर बीच में आ रहा है ऐसे करके, और इसका आंसर भी कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, और ये वाला फोर्स भी कितना था, एफ था। ठीक, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 वेक्टर लग रहे हैं बस, एक एफ का ऊपर और एक एफ का नीचे, इस तरीके से। ठीक, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पर एफ नेट कितना आने वाला है, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ना, 180 का एंगल है दोनों के बीच, तो इसी में पुट कर देना 180, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली। तो यहाँ पर एफ नेट की अगर मैं बात कहूँ कि एफ नेट कितना है, तो बताओ एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आ रहा है 0। ठीक, मतलब इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो ये तो पहला तरीका था। ठीक, फर्स्ट मेथड था ये इसको सॉल्व करने का, इस तरीके से। ठीक,
सेकंड मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये तो ना बहुत सिंपल सी एक बहुत सिंपल सा सिनारियो दे रखा है, लेकिन इससे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो होते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो चलो आदत डालते हैं कुछ वेक्टर फॉर्म से करने की इसको, ठीक है? तो चलो वेक्टर फॉर्म भी इसकी करके देखते हैं, वेक्टर फॉर्म से कैसे हो सकता है ये। सो वेक्टर फॉर्म मेथड, ठीक। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे ही बना देंगे। ये हमारा क्या था? ये था एफ ए, ठीक। यहाँ पर ये क्या जा रहा था? ये जा रहा था भाई एफ सी, और ये क्या जा रहा था? एफ बी, ठीक। और हमने ये भी देख लिया था कि सारे एफ के इक्वल है, ये सारे एफ के ही इक्वल थे, ठीक। और सब में एंगल कितना था? 120 का, 120 120 120 120, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करा जाए देखना ज़रा ध्यान से। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, बस इसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन के अलोंग और वाई के डायरेक्शन के अलोंग। तो सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इस वेक्टर को। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, हमेशा यही चीज़ देखनी होती है, ठीक। तो ये पूरा एंगल कितने का था? 120, जिसमें से ये एंगल कितने का हो गया? देखो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 90। तो 120 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? बताओ, ये एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा? 30 डिग्री, ठीक। तो क्या मैं एफ़ को रिजॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, मैं एफ़ को रिजॉल्व कर सकता हूँ। बताना यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो आएगा एफ कॉस 30, ठीक। और एक वेक्टर, एक फॉर्म इसकी यहाँ आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि 90 में टूटता है ना वेक्टर, ये वेक्टर 90 दो कंपोनेंट में टूटेगा, और यहाँ पर आ जाएगा एफ साइन 30, ठीक। तो ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने 11 में पढ़ी थी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करके एक टॉपिक था, उसमें हमने रिजॉल्व करना सीखा था वेक्टर को कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अगर मैं एफ सी को लिखना चाहूँ, अगर मैं एफ सी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटे, तो बताओ कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो एफ कॉस थीटा है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स की डायरेक्शन में, ठीक। ऐसा होता है ना, ऐसे करके होता है। देखो ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, और वाई की डायरेक्शन में जे कैप, ठीक। तो ये एक्स की डायरेक्शन में, मतलब ये कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ कॉस 30 आई कैप, ठीक। और ये वाला जो वेक्टर है, ठीक, ये वाई की डायरेक्शन में, प्लस वाई की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एफ साइन 30 जे कैप, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया कॉस 30 कितना होता है? √3/2 एफ आई, ठीक। और साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये हो गया f/2 जे कैप एफ सी। देखो एफ सी को मैं लिख चुका हूँ ऐसे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किसको रिजॉल्व करना है बेटा? एफ बी को रिजॉल्व करना है, ठीक। एफ बी को देखो, अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो फिर से यही एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के बीच और इसके बीच एंगल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा? 30, ठीक, क्योंकि ये पूरा 120 था, जिसमें से ये 90 हो गया, तो ये 30 होगा। चलो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या आएगा? एफ कॉस 30 का कंपोनेंट, ठीक। और इधर कौन सा आएगा? एफ साइन 30 का कंपोनेंट, ठीक। तो जरा देखो, अगर मैंने एफ बी को रिजॉल्व करा है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि एक्स की डायरेक्शन का अपोजिट है, नेगेटिव है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप से दिखाते हैं। किससे? माइनस आई कैप से। तो बताओ एफ बी को क्या लिखेंगे हम? एफ बी वैक्टर को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम एफ कॉस 30, ठीक, माइनस आई कैप, प्लस एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसका, ये वाला कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा? एफ साइन 30 जे कैप, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? एफ कॉस 30, पहले ये माइनस यहाँ लिख लेते हैं, तो ये -√3/2 एफ आई कैप आ गया, और ये आ गया f/2 जे कैप। तो ये हो गया हमारा एफ बी वेक्टर हो गया ये, ठीक। अब तीसरा वेक्टर बचा ये। क्या इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें? इसको कभी भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है ना, माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। देखो, तो इसको रिजॉल्व करने की रेजोल्यूशन तभी करा जाता है जब हमें कंपोनेंट चाहिए एक्स और वाई के अलोंग। ये तो ऑलरेडी वाई के ही अलोंग है, ठीक, नेगेटिव ऑफ वाई के अलोंग है। तो यहाँ पर एफ ए कितना हो गया? एफ के इक्वल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने 3 वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, ए बी सी वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक कंपार्टमेंट बना के कि
कौन कौन से मिले, यहाँ मिला है हमें एफ सी मिला है कितना 3/2 एफ आई कैप, ठीक, ये हो गया F/2 जे कैप। फिर हमारे हमारे पास आ रहा है FB -3/2 एफ आई कैप प्लस F/2 जे कैप। सॉरी, एक और चीज़, एफ है ना नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में है ना, तो ये माइनस जे कैप आएगा, ठीक, माइनस जे कैप ऐसे करके, ये वेक्टर जरूर लगा देना इनके ऊपर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है ना हमारा, तो ये हो गया FA माइनस एफ जे कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एफ नेट निकालना है हमें, ठीक। एफ नेट कैसे निकालते हैं, एफ नेट निकालते वक्त तीनों को ऐड करेंगे, ठीक। एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, ऐसे ही तो निकालते हैं नेट, ठीक। और हमने पढ़ा इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते थे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, किससे क्या, अच्छा इससे ये चीज़ कैंसिल हो जा रही है ना, दिख रहा है। और बचा क्या, F/2 जे कैप, F/2 जे कैप मतलब F/2 जे कैप प्लस F/2 जे कैप, ठीक, माइनस एफ जे कैप। तो ये तो ऐड होके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया एफ जे कैप माइनस एफ जे कैप, ठीक। तो आंसर आ गया 0, मतलब एफ नेट क्या लग रहा है, एफ नेट लग रहा है 0। आपको लग रहा होगा कि ये मेथड थोड़ा टफ है ना, लेकिन ऐसा है नहीं कि यही मेथड सबसे ज़्यादा जेन्युइन मेथड है, ये इसमें नहीं रियलाइज़ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस हिसाब से ही ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक। तो जो सा भी मेथड करो, लेकिन अल्टीमेटली अगर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7। तो अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.7। अब इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखो इसमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है और उसकी वर्टिसेस पे चार्ज दे रखे हैं। अब हमें क्या पता करना है, इसमें हमें ये पता करना है कि हर एक वर्टिसेस पे, ठीक है, दूसरे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। जैसे इस ए पे जो चार्ज है क्यू, इस पे ये दोनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे उसका नेट निकालेंगे, ठीक है। फिर इस पे ये दोनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे उसका नेट निकालेंगे। फिर Q3 पे ये दोनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे ये हम निकालेंगे। तो हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस Q1 पे इस Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, ठीक। और उसको हमने नाम क्या दिया है, F12। अच्छा Q और Q ये दोनों रिपल्सिव सेम चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स रिपल्शन का होगा। और ये प्लस और ये माइनस, ठीक, इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का। तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। हम हर एक वर्टिसेस पे 1 बाय 1 सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एफ नेट मुझे पहले निकालना है ए पॉइंट पे, तो देखो पहले F12 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो F12 Q और Q के बीच है, ठीक, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये साइड L होगी, L और L। तो यहाँ देखो मैंने F12 और F21 निकाल रखा है, ये F12 का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल रखा है, क्योंकि दोनों के बीच यहाँ पर देखो, दोनों के बीच यहाँ पर चार्ज क्या है, सेम है, और डिस्टेंस L है, तो फोर्स कुछ ऐसा आएगा, ठीक। सिमिलरली F13 1/4 माइनस क्यू और बाय एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ² बाय एल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि F12 और F13 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F भी लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे ए पे फोर्सेस बताने थे ना सारे, तो ए पे देखो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 120 का, क्योंकि ये 60 होगा। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जब मुझे पता लगा कि ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, ठीक, जो कि यहाँ से पता चल रहा है मुझे, अब मैंने एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करी यहाँ से, देखो ये एफ नेट निकालेंगे कैसे, वही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो एक एफ हो गया, ये भी एफ हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर 2f/f कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 यहाँ पर लगेगा, ठीक। जब कॉस 120 लगेगा तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, कॉस 20 देखो माइनस हाफ होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि कॉस 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस 60,
और cos 120 ना सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है जिसमें cos माइनस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 60, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/2। तो cos 120 की जगह मैं -1/2 भी पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको पुट करूँगा तो मैं देखूंगा कि ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा F। मतलब इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स फाइनली मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखो, ठीक है, सॉल्व करके। ये तो हो गया ए वर्टिसिस पे निकलने वाला फोर्स। अब चलो बी पे निकालते हैं। इस बी पे मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है, ये देखो, ठीक। तो बी पे भी सेम चीज वैसे ही होगी। क्या होगा यहाँ पर देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स लग रहा है 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक। फोर्स 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। सिमिलरली फोर्स 2 पे लग रहा है 1 3 की वजह से, और क्योंकि यहाँ पर ये क्या है माइनस का चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी डायरेक्शन में। तो सेम वही चीज़ है बी पे। अब मैं F12 और F23 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो सबसे पहले ये जब निकालेंगे तो दोनों चार्ज कितने हैं Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L। तो देखो F21 मैंने यहाँ कैलकुलेट करा है 1/4πε0 Q बाय Q इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका फोर्स। F23 भी यही आ जाएगा। देखो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, माइनस से कोई मतलब नहीं है मुझे मैग्नीट्यूड देखना है कि सेम है दोनों फोर्सेस का या नहीं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि सेम है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है मैंने इसको यहाँ ऐसे बनाया था, फिर मैंने प्रूव करा कि F21 F23 के इक्वल है। तो यही डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं FF लिख के एफ नेट। तो अब मुझे एफ नेट निकालना है, तो वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला ये है। तो अब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, ये भी एफ है ये भी एफ है। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120, तो cos 120 हम प्रूव कर सकते हैं कि कितना होता है -1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा, ठीक है। अब हमें फाइनली फोर्स किस पे निकालना है, सी पे निकालना है। तो सी पे फोर्स कैसे निकालें वो देखो, ये तो सी पे फोर्स, देखो सी पे फोर्स के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, ठीक। अब ये दोनों चार्ज प्लस के हैं और ये वाला चार्ज किसका है माइनस का है, तो ये वाला चार्ज इन दोनों से क्या हो रहा होगा अट्रैक्ट, मतलब ये दोनों चार्जेस इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ, ठीक। तो ये वाला फोर्स हो गया 3 पे लग रहा है 1 की वजह से, तो F3 1 हो गया ये, और ये वाला फोर्स हो गया 3 पे लग रहा है 2 की वजह से, F3 2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक। अब पहले यही प्रूव करेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो दोनों पेयर तो सेम ही है ना, यहाँ पर -Q1 है और ये Q है, ये -Q1 है और ये Q है, और दोनों के बीच डिस्टेंस भी सेम है। तो इससे मुझे पता चला कि दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। देखो इसको, ठीक, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, याद रखना माइनस कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। इससे पता चला कि F31 और F32 दोनों क्या है, सेम है, ठीक। और दोनों का मैग्नीट्यूड मैं क्या लिख सकता हूँ, F के इक्वल। तो यही जो सी पे डायग्राम था ना, ये इसको मैंने अब अलग से यहाँ दिखा दिया। देखो ये वही सी वाला पॉइंट वाला फ्री बॉडी डायग्राम है, तो यहाँ पर मैंने F दिखाया, ये भी F दिखाया। इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60, ये देखो, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल कितना होगा 60, तो इन दोनों के बीच भी एंगल कितना होगा 60। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये एंगल 60 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, यहाँ पर cos 60 आ जाएगा, ठीक। cos 60 1/2 होता है, इसके ये कैंसिल हो जाएगा, तीनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3, इसका आंसर ये आ जाएगा, देखो, ठीक। तो फाइनली मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि जब दो फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे लगते हैं तो एफ नेट इतना आता है, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, मैंने तीनों की वजह से क्या निकाल लिया, तीनों पे फोर्सेस निकाल लिया। तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है कौन कौन सा, इस पे भी फोर्स नेट लग रहा है, इस पे भी नेट लग रहा है, इस पे भी नेट फोर्स लग रहा है। मुझे बताना है इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो, ठीक। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो मैंने करा क्या है, मैंने इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का एफ नेट दिखाया है, फिर इस Q2 पे लगने वाले फोर्सेस का एफ नेट दिखाया है, और Q3 पे एफ नेट दिखाया है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये वाला एफ नेट, ये एफ नेट और ये एफ नेट, ठीक। मतलब इस पूरे सिस्टम पे 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 और ये 3। मुझे करना क्या है, इन तीनों फोर्सेस को खींच के एक पॉइंट पे लाना है। तो देखो वो मैं कैसे लाया, मैंने F3 को, ये जो F ये वाला है, इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और इसको एक्सटेंड करते हुए मैं नीचे ले गया, ठीक। तो मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा।
अब जब मैं इसका इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, नेट निकालूंगा, ठीक, तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, ये देखो, ये मैंने निकाल रखा है यहाँ पर, ठीक। एफ नेट दोनों के बीच कैसे आएगा, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो जब 60 डिग्री होगा तो एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर 2 एफ कॉस 60 1/2 होता है, तो इससे ये कैंसिल, F√3 आ जाएगा, मतलब इन दोनों का नेट भी कितना आ जाएगा F√3। अब मुझे यहाँ से एक बात पता चली कि F√3 इधर लग रहा है और F√3 नीचे लग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब एफ नेट इस पूरे सिस्टम पे एफ नेट कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।